हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होने वाला है बच्चों। तो आइए शुरू करते, देखते हैं इस चैप्टर में आखिर है क्या। तो देखो बच्चों, जो हम इस वीडियो में हम जो प्रमुख टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे पहला टॉपिक है मुगल साम्राज्य की जानकारी का स्रोत क्या है हमारे पास। दूसरा, खुद कास्ट और पाही कास्ट का मतलब क्या होता है। तीसरा में टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य में किसानों की क्या स्थिति थी। चौथा टॉपिक है बच्चों, मुगल साम्राज्य में खेती करने के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे। और पांचवा है बच्चों, मुगल काल में जातियां क्या थी और उनकी स्थिति क्या थी। इन 5 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला बात करते हैं मुगल साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। जो हम बच्चों इतिहास के बारे में जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये हम 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस समय मुगल साम्राज्य का शासन था, तो मुगल साम्राज्य की जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत जो आता है, जैसे कि आईने अकबरी पहला स्रोत। दूसरा स्रोत है मुगलों की राजधानी से दूर लिखे हुए दस्तावेज। और तीसरा स्रोत है ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। ये हमारे पास 3 स्रोत है जो मुगल साम्राज्य के जानकारी के बारे में काफी ज्यादा विवरण दे सकते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए, पहला तो आईने अकबरी के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, आईने अकबरी क्या है, बेसिकली एक पुस्तक है जो अकबर के शासनकाल पर लिखा गया है। ये पुस्तक अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, जिसका जन्म जो था मुगलों की राजधानी आगरा में हुआ था। आईने अकबरी में से हमें क्या मिलता है बच्चों, कृषि इतिहास में खेती के जो नियमित जुताई थी, यानी खेतों को किस तरीके से जोता जाता था, उसके बारे में काफी तसल्ली से इसके अंदर लिखा गया है। इसके साथ साथ राजस्वों के बारे में, करों के बारे में, है ना, फसलें किस तरीके से उगाई जाती थी, जमींदारों के बीच यानी किसानों और जमींदारों के बीच किस प्रकार के रिश्ते थे, इन सभी का वर्णन हमें आईने अकबरी नामक पुस्तक देती है। ठीक है। दूसरा हमारे पास जानकारी का स्रोत है मुगलों की राजधानी से दूर लिखे दस्तावेज। मतलब क्या है बच्चों, कृषि इतिहास को जानने में मुगलों की राजधानी से, यानी कॉमन सी बात है, मुगलों की राजधानी में हमें मुगलों के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन किसानों की अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है तो मुगल राजधानी से दूर के इलाकों में लिखे जो दस्तावेज हैं, जो सरकार की आमदनी के बारे में जानकारी देते हैं कि सरकार को यानी मुगल राज को कहाँ से पैसा प्राप्त हुआ करता था। ठीक है ना। और इसके साथ 16वीं से 17वीं शताब्दी में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से भी कुछ ऐसे ही दस्तावेज हमें मिले हैं जो हमें मुगल शासनकाल के दौरान किसानों की जानकारी हमें देते हैं या मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरा आता है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। आप सभी को पता है 16वीं और 17वीं शताब्दी के लगभग में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत में आ गई थी। ठीक है ना, जिन्होंने हम पे शासन किया था लगभग 250 से 300 साल, ज्यादा ही किया था। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे जो दस्तावेज हैं, वो पूरी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा दस्तावेज मतलब जानकारी पेश करते हैं। ये हमें स्रोत बताते हैं कि किसान, जमींदार और राज्य के बीच झगड़े क्यों होते थे बच्चों। किसानों के बीच, जमींदारों के बीच या राज्य के बीच झगड़े क्यों होते थे, लड़ाइयाँ क्यों होती थी, इसके बारे में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज काफी ज्यादा विवरण दे सकते हैं। वो बात अलग है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेजों पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। चलो अब बात करते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुगल काल में क्या होता था। जो किसान होते थे उन रैयत या मुजरियान कहा जाता था। ठीक है। ये रैयत या मुजरियान कहा जाता था, या किसान या असामी जैसे शब्द भी इसके लिए प्रयोग किए जाते थे। ठीक है बच्चों, इन किसानों के लिए। और ये जो शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है बच्चों। इसके साथ साथ मुगल काल में जो किसान 2 प्रकार के होते थे बच्चों। एक था पहला खुद कास्ट और दूसरा था पाही कास्ट। ये 2 प्रकार के किसान होते थे मुगल काल में। अब देखते हैं चलो कि किस प्रकार के किसान होते हैं। तो खुद कास्ट अगर किसानों के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करें, तो खुद कास्ट ये वह किसान हुआ करते थे जो अपने गाँव में ही रहा करते थे। ठीक है ना। ये वह किसान थे जो अपने गांव में रहते थे, और ये किसान खुद की जमीन पर क्या करते थे, खेती किया करते थे, दूसरे जमीन पर नहीं जाते थे। इसीलिए वर्ड खुद कास्ट यानी खुद की जमीन पर खेती करने वाले लोगों को खुद कास्ट कहा जाता था। ठीक है बच्चों। दूसरा आता था पाही कास्ट। अब पाही कास्ट कौन होता था बच्चों, तो पाही कास्ट वह किसान होते थे, इन्हें मतलब पाही कास्ट को खेतीहर भी कहा जाता था।
ठीक है। और ये दूसरे गाँव में जाकर ठेके पर क्या करते थे, खेती करने के लिए आते थे। ये दूसरे गाँव में जाते थे और ठेके पर मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन या मतलब फसलों को उगाना है तब तक ये खेती किया करते थे। काम खत्म, पैसा लिया, खत्म। ठीक है। कुछ लोग तो अपनी मर्जी से भी क्या होते थे, मतलब लोग जो होते थे ना बच्चों पाईकास, अपनी मर्जी से बनते थे, अपनी मर्जी से दूसरे गाँव में जाते थे खेती करने के लिए, ठीक है ना, अर्निंग करने के लिए। अब बात करते देखो बच्चों, मुगल साम्राज्य में किसानों की स्थिति के अगर बारे में बात की जाए तो मुगल काल में जैसे कि अगर मैं बात करूं, पहला आता है औसत किसान। अब आप बोलोगे औसत किसान होता क्या है, तो पहला देखो उत्तर भारत में एक औसत किसान के पास, ठीक है ना, जो एवरेज है, ठीक है ना बच्चों, उस किसान के पास शायद ही कभी 1 जोड़ी बैल हो या 2 हल से ज्यादा कुछ हो सकता है। कई लोगों के पास इतना भी नहीं होता था, कई लोगों के पास 2 जोड़ी मतलब 2 हल और 1 जोड़ी बैल भी नहीं होते थे। ठीक है। इन किसानों को क्या कहा जाता था, औसत किसान कहा जाता था उत्तर भारत में। दूसरे आते थे बच्चों समृद्ध किसान। और समृद्ध किसान कौन थे, तो गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ से ज्यादा जमीन होती थी ना बच्चों, गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ से ज्यादा जमीन होती थी उसे क्या कहा जाता था, उसे समृद्ध किसान कहा जाता था। और तीसरा आता था अमीर किसान। अब अमीर किसान कौन होते हैं, तो बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की जो ऊपरी सीमा थी ना, ठीक है, वो 5 एकड़ थी। मतलब एक औसत किसान जो एवरेज किसान था बंगाल में, उसके पास 5 एकड़ जमीन होती थी। और जिन किसान बंगाल में जिन किसानों के पास 10 एकड़ से ज्यादा जमीन होती थी, ठीक है ना, जमीन वाले किसानों को अमीर समझा जाता था। आसामी मैंने बताई ना, आसामी का मतलब किसान है, तो उन्हें अमीर कहा जाता था या समझा जाता था। इसके साथ साथ एक पॉइंट जरूर याद रखना बच्चों, हल जोतने वाले खेतीहर जो किसान थे ना, वो हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए कुछ निशान बना दिया करते थे, ठीक है ना। और मतलब ये बंजर है कि क्या नाम है, मिट्टी वाली है कि उपजाऊ, इस तरह से निशान बना दिया करते थे। और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े भी हमें गाँव में देखे जा सकते हैं, या इतिहासकारों को ऐसे जमीन हजारों की संख्या में पाई गई है। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य में खेती करने के तरीके, यानी मुगल साम्राज्य में खेती किस तरीके से किया जाता था उसके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों खेती करने के लिए पहला क्या था बच्चों, पशु बल का प्रयोग, यानी पशु बल पर आधारित कृषि। आप सभी को पता है मुगल काल में क्या होता था, खेती करने का ये तो हम सभी को पता है कि खेती करना एक बहुत मेहनत का काम होता है, लेकिन किसान ऐसी तकनीक का इस्तेमाल भी करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित हो। खुद खेती नहीं करते थे, पशुओं के सहारे क्या करते थे, खेती करवाया करते थे, पशुओं के सहारे खेती किया करते थे। जैसे आपको चित्र में दिख रहा है बैलों के द्वारा खेती करा रहा है, तो ये क्या है, पशु बल पर आधारित कृषि है बच्चों। दूसरा है हल का प्रयोग। इसमें क्या हुआ था बच्चों, लकड़ी के हल का प्रयोग किया जा रहा था मुगल काल में, जिसका एक छोर पर क्या होता, लोहे की जो नुकीली है ना फाल लगी होती थी, ठीक है, जिससे आसानी से बनाया जा सकता था। लेकिन क्या होता था, ऐसे हल मिट्टी को बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं खोद सकते थे, जिसके कारण जो जमीन होती है ना बच्चों, भूमि होती है, उसकी प्राकृतिक जो नमी होती है वो बाहर नहीं निकल पाती थी, और जमीन की जो प्राकृतिक नमी है ना वो बरकरार रखा करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हल का प्रयोग किया जाता था। तीसरा होता था बीजों को हाथ से छिड़कने का रिवाज। अब उस समय होता क्या था, मुगल काल में बैलों के जोड़े के सहारे खींचे जाने वाले बरमे का इस्तेमाल किया जाता था बच्चों बीज बोने के लिए, ठीक है। लेकिन बीजों को मुगल काल में कई ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ क्या होता था, जो किसान होते थे ना वो हाथों से छिड़क कर क्या करते थे, मतलब बीजों को बोया करते थे। ये काफी ज्यादा प्रचलन में था, हाथों से छिड़क कर बीजों को बोना उस टाइम पे। नेक्स्ट था लकड़ी के मुठ वाले लोहे, यानी मिट्टी की खुदाई और साथ साथ निराई के लिए क्या होता है, लकड़ी के मुठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे बच्चों। इससे खेती करना क्या होता, बहुत ज्यादा आसान हो जाया करता था। अब बात करते हैं मुगल काल में हमारा जातियां कौन कौन सी थी भाई मुगल काल में। तो देखो बच्चों, अगर हम मुगल काल की जातियों के बारे में बात की जाए तो आप इस चीज को समझ जाइएगा कि जाति और अन्य जाति जैसे कि भेदभाव की वजह से क्या था, किसान ना कई समूहों में बटा हुआ था। मुगल काल में क्या होता, जाति और जाति भेदभाव के कारण किसान जो था वो कई सारे समूहों में बटा हुआ था, और खेती की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो खेतों की जुताई करते थे ना, ठीक है, उनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाते थे या नीच काम किया करते थे, ठीक है, या फिर खेतों में मजदूरी करते थे। इन्हें उस समय जो समाज होता था ना, ठीक है, मतलब खेतों की जुताई करने वालों में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो नीच समझे जाते थे या नीच कामों में लगे हुए थे या खेतों में मजदूरी करते थे, इन्हें नीच समझा जाता था।
इसके साथ साथ मुसलमान समुदायों में क्या होता था, एक जाति थी हलाल खुरान। ठीक है, तो हलाल खुरान जैसे जो लोग होते थे वो नीच कामों में से जुड़े हुए समूहों में थे और गाँव की हदों से क्या होते थे, बाहर रहा करते थे, मतलब नीच काम करते थे। और ये क्या होते थे, गाँव से बाहर रहा करते थे। जमींदारों ने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए उस टाइम पे क्या किया था, और मुसलमानों को नीचे करने के लिए हलाल खुरान एक जाति बना दी उन्होंने। क्योंकि नीच काम का मतलब क्या है, जैसे ये सफाई करना हो गया, है ना बच्चों, सफाई करना हो गया, और मतलब जैसे कसाई नहीं होता वो काम हो गया, है ना, और इसके साथ साथ नालियाँ साफ करने वाला हो गया। ऐसे लोग ये लोग काम करते थे, इनको हलाल कुरान जैसे नीच कामों से जोड़ दिया गया था। इसके साथ साथ इसी तरह बिहार में मल्लाह ज़्यादा होते थे बच्चों, जिसका अर्थ होता है नाविकों का पुत्र। ठीक है ना, इसे हम मछुआरे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मतलब की तुलना में दासों की जाती, मतलब इन मछुआरों की जो तुलना होती थी, मल्लाह दादा मतलब मछुआरा ही होता है। ठीक है, इनकी तुलना दासों के से की जाती थी। और इसकी साथ 17वीं शताब्दी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक से हमें राजपूत जो होते थे, राजपूत किसानों की जानकारी मिलती है कि हाँ भाई, राजपूत कृषि भी किया करते थे। इस किताब के मुताबिक जो जाट भी किसान थे, लेकिन जाति व्यवस्था में उनकी जो स्थान था ना, उनका जो जगह था, वो राजपूतों से नीचा माना जाता था। ठीक है, वैसे तो जाट भी क्षत्रिय ही होते हैं, लेकिन राजपूतों से नीचे माने जाते हैं। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन उत्तर प्रदेश के इलाकों में गौरव समुदाय ने भी किया। एक गौरव जो होता है ना, गौरव समुदाय होता है बच्चों, उत्तर प्रदेश में है। तो इन्होंने कहा भैया हम भी तो राजपूत हैं, हमारी भी तो वैसी स्थिति है। पशुबल और बागवानी के बढ़ते मुनाफे के कारण क्या हुआ बच्चों, जब ये पशुपालन जो हो गया या बागवानी जो मुनाफा हो गया, इसकी वृद्धि हो गई, इसके कारण क्या हुआ, जो अहीर, गुज्जर और माली जैसी जो जातियां थी ना, ये धीरे धीरे क्या हो गई थी, ग्रोथ करने लग गई थी, धीरे धीरे ऊपर उठने लग गई। अब पूर्वी इलाकों में पशुपालक और मछुआरे जातियां जैसे थी ना, जैसे संदगोप और केवर्त भी किसानों की तरह ही इनकी सामाजिक पाना चाहते थे। मतलब जैसे जो जाट वाट की स्थिति थी, ऐसी ही स्थिति ये लोग भी पाना चाहते थे बच्चों। तो ये था बच्चों इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। अगर आप लोगों को बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।